हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल सिविल स्पॉटलाइट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का। बिफोर वी बिगिन, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ पीयूष शर्मा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और जिन्होंने अब तक लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देख लें न्यूमेरिकल देखने से पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप लेक्चर के सारे बेसिक्स जो हैं क्लियर कर लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का पोर्शन। लेट्स बिगिन। तो हमने यहीं छोड़ा था, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि एन ओवरहैंग बीम ऑफ यूनिफॉर्म रिजिडिटी EI इज लोडेड एज शोन। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड इज, देखो यहाँ पे फ्री एंड क्या है, यहाँ पे फ्री एंड है ये रहा सी के ऊपर एक लोड P लगा हुआ है। देखा जाए तो ये ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम है। कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, इनमें से चूज़ करना है बेस्ट कौन सा है। ये L है और ये L/3 है। एक चीज़ तो ये नोटिस आप लॉजिकली कर सकते हो कि अगर मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम्हें बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा ही टाइम ही नहीं बचा है, तो अपन कैसे तुक्का मारे। तुक्का मारना भी एक तरीका होता है, मतलब साइंटिफिक तरीके से कैसे तुक्का मारे ऑप्शन को देखते हुए ट्राई करते हैं वो बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि भाई इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हुआ होगा, ये बात पक्की है। अगर ये समझ में आ गई ये बात, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं सिर्फ एक फिक्स बीम लेता इस पर P लोड लग रहा है और उसकी लेंथ L/3 है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आने वाला है उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको इस सिंपली सपोर्टेड में मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये उठ जाएगा। तो इसका भी जो थीटा आने वाला है उसका इफेक्ट भी मेरे को यहाँ डिफ्लेक्शन में मिलेगा। इट मीन्स उसका डिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा तो होने वाला ही है। अगर एक बार हमें याद है, हमने बोला था लेक्चर में कि भाई इस चीज़ को याद करना है, और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। तो इट वॉज 3 EI। लेट मी गो फॉर द रेड कलर वन, जस्ट अ मिनट। ओके, सो देखा जाए तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें, अगर ये P/3 होता, P एंड L/3 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ हो सकता था P L, यहाँ पे स्मॉल l ले रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यही होता है। अब यहाँ पे P है ही, L की वैल्यू हो गई L/3, तो ये आ गया PL³/27 EI। डिफ्लेक्शन 100% इससे ज़्यादा होने वाला है, ये बात तो हमको क्लियर है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। 2/27 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। 4/81 या 1/81 या ये PL/27 ये तो इससे तो ज़्यादा होना ही है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे को अभी पता चल गया है। क्यों? क्योंकि PL³/27 तो फिक्स वाले के लिए, और फिक्स वाला सबसे कम जो है रखता है, तो डिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। ये बात तो हमको यहीं क्लियर हो रही है। तो बच्चे दो, एक तो 4/81 एंड एक ये जो दूसरा गिवन है PL³/81 EI। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि सोच सकते हैं कि भाई कौन से दो हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले ही एक एलिमिनेट कर लिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ये तो वो हो गई शॉर्टकट ट्रिक जो हमें यूज़ करनी चाहिए तब जब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब हम इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं, A और C में से कौन सा चूज़ करेंगे, अब कैसे पता लगाया जाए, तो देखते हैं। हैंग हो रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक बेस्ड जो हमने बार बार डिस्कस किया है, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, और पिछले न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में भी हमने जो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसके अंदर भी एक तरीका है, एक मैंने कहा था आप स्ट्रेन एनर्जी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी देखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी यूज़ करते हैं तो कैसे इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। ऑल्दो इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 वेज में, अल्टरनेट वे में यूज़ किया है। मैं कॉन्जुगेट बीम से भी करूँगा
और मोहर मेथड और कॉन्जुगेट बीम में कैसे आप चूज़ करोगे कौन सा लेना है वो भी इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं बता दूंगा। इससे मैं 4 बार करूँगा, 4 डिफरेंट मेथड से या 3 डिफरेंट मेथड से, और आपको एकदम क्लियर व्यू दे दूंगा कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक लेट्स बिगन दिस पोर्शन। So this is solved by strain energy. So I've first solved it by strain energy as it is pretty much clear. मैंने आपको कहा था strain energy लिखो तो total strain energy की बात करना, तो हमने CB और BA की बात करनी है। ये रहा BA, ये रहा C। तो पहले मैं किसी भी x पे जाऊँगा, x यहाँ B से पहले है, mx क्या हो जाएगा P, ये ऊपर गया, इसका रिप्लाई नीचे आ गया, माइनस PX, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू P, आई गॉट माइनस x। सो 0 से L/3 इंटीग्रेशन दिस थिंग, ये क्या हो गई स्ट्रेन एनर्जी ऑफ CB पोर्शन। BA पोर्शन की स्ट्रेन एनर्जी लिखने जाऊंगा मैं। अब BA पोर्शन में देखूंगा तो मैं यहाँ पहुँच गया, Y से ले लो फ्रॉम रिएक्शन B, Y फ्रॉम रिएक्शन B। तो यहाँ पे मोमेंट क्या है, P इंटू L/3 प्लस वाई, L/3 प्लस वाई, और यहाँ पे RB इंटू वाई, हमें डिफ्रेंशिएट करके ये मिल गया, तो हमें BA मिल गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करने जाते हैं। देखो अब यहाँ से बहुत बड़ा गेम शुरू होता है। आप वो सब लिख लोगे, आसान है। आप कैसे चूज़ करो, जब आप करते हो ना तो सबसे पहले आप देखोगे अरे मैं स्ट्रेन एनर्जी करता हूँ, आप तुरंत इसको लिख लोगे, ये तो छोटा सा इंटीग्रेशन है, x² की फॉर्म में हो जाएगा। क्या ये इंटीग्रेशन इतना आसान होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे RB निकालना है। RB भी आप निकाल लोगे जल्दी से। आप कहोगे यार यहाँ पे एक काम करता हूँ, मोमेंट अबाउट A जो है इसको 0 कर देता हूँ, तो इससे RB निकल गया। RB की वैल्यू 4p/3 निकल जाएगी। ये यहाँ पे निकाली भी है मैंने, समेशन ऑफ मोमेंट एट 0 कर दिया और RB की वैल्यू 4p/3 आ गई। ये भी मतलब हार्डली सेकंड्स का काम है, मैंने यहाँ रख दिया। पर जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाओगे ना खोल के, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। ये देखो कितनी बड़ी इक्वेशन हो गई है ना। और इसको सॉल्व करो, ये बन गई। मतलब इसको अब तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर पक्का जो ऊपर मैंने दिया हुआ है वो आ जाएगा। बट ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, जब हैंड से आ जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। कैलकुलेटर होता तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेन एनर्जी इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, और स्पेशली अपना वो 991 ES है, कई बार अलाउड होते हैं ना, फ्री में तो कहीं अलाउड नहीं होगा, गेट में आपको गेट वाला कैलकुलेटर मिलेगा। सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वहाँ वैल्यूज़ डाल दो इंटीग्रेशन की और सीधे लिख के सॉल्व कर दो, अपने आप दे देगा आंसर। तो भाई अब हाथ से ही तो सॉल्व करना होता है मेनली, तो इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको अल्टरनेट अप्रोच। अब अल्टरनेट अप्रोच मेरी जो है कॉन्जुगेट बीम या मोहर मेथड में से कौन सा चूज़ करोगे, कैसे चूज़ करोगे? तो मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। 4p/3 और P है, रख के बना दिया। देखो सिंपल सा लीनियर फॉर्म में मिल जाएगा, माइनस का मैक्सिमम होता हुआ PL/3। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI वो हमको मिल ही गया। यहाँ पे ये प्लस नहीं है, माइनस ही है, ये तो बस ये जो लाइन आ रही है ना ऊपर से उससे क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो PL/3 जो है इसका मैक्सिमम पोर्शन था। अब आप कैसे चूज़ करोगे कि मैंने आपको बोला था मोहर लूँ या कॉन्जुगेट लूँ। हमारे हमेशा कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर रहता है स्टूडेंट्स को कि भाई सर कब मोहर लगाएं, कब लगाएं। तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आज। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मोहर मेथड से चूज़ करता हूँ, मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है एट पॉइंट B। मोहर मेथड क्या कहता है, नेगेटिव मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI, ठीक है, बिटवीन उन दोज पॉइंट्स थीटा X एंड B, जो भी है थीटा AB, ये जो भी पॉइंट था C विद रिस्पेक्ट टू X। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि इसका डिफ्लेक्शन 0 कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने याद करो, अगर हमने और ये मोहर मेथड ही कहा था, थीटा XB की बात बोली थी वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ उसको थीटा C विद रिस्पेक्ट टू XC, सॉरी थीटा XC, यही हमने रिप्रेजेंटेशन रखा था। यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू X। अब तुम्हें एक ऐसा X चाहिए, अब तुमको एक ऐसा X चाहिए जिसकी स्लोप 0 हो, तभी तो आप उसके रेस्पेक्ट में देख पाओगे। अब आप कैसे बताओगे कहाँ पे इसकी 0 होगी? अब बाय आप कह सकते हो सर इन दोनों के बीच में 0 होगी कहीं, बट वो कहाँ 0 होगी? एग्जैक्ट यहाँ L/2 पे हो सकती है, वो कहीं उसके बगल में हो सकती है, तो एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन जो है पॉइंट C का वो क्या होगा निकालने में। अब यहाँ फंस गया, तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर लूँगा, कॉन्जुगेट बीम। इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम यूज़ कर रहा हूँ।
आई ना आपको बात समझ? पहले मैंने ऊपर बहुत बार मोहर यूज़ किया होगा, मैंने बताया होगा देखो अपने यहाँ पे एक स्लोप 0 है और एक पॉइंट का कोई भी स्लोप निकालनी है, डिफ्लेक्शन निकाला तो 0 वाली स्लोप के रिस्पेक्ट है और वो जिस पॉइंट का निकाला है वहाँ तक का एरिया ले लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। बट यहाँ वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले ली कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट बीम में जो काम था, जो फ्री एंड होता है उसको फिक्स कर दिया, अगर इन बिटवीन कहीं रोलर होता है तो भाई उसको हिंज में बदल देते हैं और यहाँ आर ए डैश आ गया। मतलब ये आ गया। अभी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लोडिंग अपवर्ड, जो मैंने यहाँ ग्रीन में दिखाई है सब कुछ वही है, PL/3EI हो गया। आर ए डैश निकाल देते हैं अपन, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी जो है पॉइंट वो 0 हो गया। आर ए डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का मतलब है इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ निकाल दो सी पॉइंट का। बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम एट दिस सी विल गिव अस द रियल डिफ्लेक्शन एट सी इन द रियल बीम। यही बहुत चीख के बार बार मैं बोलता आया हूँ कॉन्जुगेट बीम में। अब उसी को काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे आर ए डैश निकाल दो और उसका मोमेंट यहाँ ले लो सी के अबाउट, तो आपको सीधे बेंडिंग मोमेंट मिल गया कि नहीं? सी के अबाउट मिल जाएगा। तो मैंने वही काम किया, मुझे पता है यहाँ हिंज है तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए, मैंने वही किया। आर ए डैश इंटू एल, ये लेंथ एल थी है ना, और ये जो लोड है ये अपवर्ड है, ये हाफ इंटू बेस, बेस है एल और हाइट है PL/3EI, ठीक है, रख दिया। और इसका इफेक्ट ऐसे जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 वाले कंसेप्ट में मैंने ये लिया हुआ है। देखो ये यूँ गया और इसका रिप्लाई आया ऐसे। जब रिप्लाई की बात करते हैं ये वाला रिप्लाई कैसा होता है? पॉजिटिव। ये देखो इसका गया ऐसे, इसका रिप्लाई आया ऐसे पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दिया हमने पॉजिटिव इंटू L/3। तो आर ए को इधर लेके जाऊंगा तो सब कुछ नेगेटिव में हो गया, आर ए डैश मिल गया हमको नेगेटिव में। इसका मतलब हमने जो ऊपर माना था ना ये नहीं है, इसका मेन है नीचे की तरफ। अब मोमेंट एट सी 0 कर देता हूँ, मोमेंट एट सी 0 कर दिया। सिंपल जो इक्वेशन लिखते आए हम वो लिख दी मैंने यहाँ पे, और उसको सॉल्व कर देते हैं हम, बस सॉल्व ही करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया आप लोगों के लिए, उसको दिखा देता हूँ। आप जब पॉज करके लिखे तो आप देख सकते हैं आराम से, और एंड में सॉल्व करते करते विल गेट 4/81 PL/Q। तो आपने देखा कैसे कॉन्जुगेट बीम से या मोहर मेथड से एक हार्ड क्वेश्चन भी कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक और ऑल्टरनेट मेथड है जिसे मैं ट्रिक बेस्ड मेथड कहता हूँ, जो मैं बहुत टाइम से पिछले न्यूमेरिकल लेक्चर में भी अच्छे से मैंने समझाया था। अब उसी का एक कंसेप्ट उठाते हैं, वर्जन उठाते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले अपना जो ओवरहैंग वाला पोर्शन है ना, इसको अलग कर लो। मैंने कर लिया सर, यहाँ P लग रहा था तो इसका रिएक्शन P यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? इसका इफेक्ट ऐसे, जिसका रिएक्शन ऐसे, PL/3 मूवमेंट जो है यहाँ आ गया। इस मूवमेंट का उल्टा मूवमेंट यहाँ लगा दो, PL/3 मूवमेंट यहाँ आ गया, यहाँ P लग रहा है सर, करेक्ट। अब मैं सिर्फ इस को सॉल्व कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, अकल लड़ा के, सीधा सीधा बात। देखो मुझे तो चाहिए डिफ्लेक्शन एट सी। डिफ्लेक्शन एट सी मैंने तुम्हें बताया था कैसे आएगा। एक तो सर इसको मैं मान लूँ कि कैंटिलीवर की तरह है, तो इसका तो सिंपल एक कैंटिलीवर इफेक्ट आ गया, ये लिख दिया मैंने, ड्यू टू कैंटिलीवर इफेक्ट एट सी। सी पे का जो कैंटिलीवर इफेक्ट है उसका काम कर दिया मैंने इस छोटे से पोर्शन का। इस पोर्शन पे क्योंकि यहाँ मूवमेंट लग रहा है और लोड लग रहा है, तो इसकी वजह से ये मूवमेंट ऊपर की ओर लग रहा है, तो आई गेस ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, मूवमेंट के डायरेक्शन में कर दो, है ना। तो यहाँ जो थीटा आएगा ना, उसकी वजह से और डिफ्लेक्शन होगा। उस थीटा वाले डिफ्लेक्शन को हम ऐड कर देंगे सी के पॉइंट वाले डिफ्लेक्शन में। तो जो रोटेशन का इफेक्ट है बी पे, उसकी वजह से भी सी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा? थीटा बी इंटू L/3। इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, अब इसके बारे में तो मुझे पता है यार, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, आपको कैसे सॉल्व करना है सर, इसका एक ही तरीका है, RAR भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाऊंगा, फिर EI निकालूंगा, सब कुछ करूँगा। RA निकाला, RB निकाला, ये -P/3 आ गया, 4/3P आ गया, और इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मैंने बनाया। तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। ओके, सो मूवमेंट एट एनी एक्स क्या हो जाएगा? तू कहेगा यार RB इंटू एक्स, इससे सॉल्व करके मूवमेंट एट एनी एक्स निकाल लिया। क्यों? RB इंटू एक्स, उसका रिएक्शन पॉजिटिव, और माइनस का PL/3 उसका नेगेटिव, और P इंटू एक्स, P ऊपर से लग ही रहा है, P लग रहा है ना, ये रहा P। किसी भी एक्स पे जाके देखूंगा तो ये इसका इफेक्ट ऐसे नीचे की ओर, ये आ गया नेगेटिव। हमने इसको mx की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ गई सर mx की वैल्यू। ओके, अब मैं इसको कॉन्जुगेट बीम से करना पसंद कर रहा हूँ। तो कॉन्जुगेट बीम में मेरे को पता है ये था ऐसे, सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड बना के रखूँगा,
और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय ई आई मेरी लोडिंग बन जाएगी, बना दिया। समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए ज़ीरो कर देंगे, सीधा सीधा आर बी डैश मिल जाएगा। आर बी डैश का मतलब क्या है, आर बी डैश यानी कि शेयर फोर्स एट बी ऑफ कॉन्जुगेट बीम, ये क्या हो जाएगा, थीटा बी इन द रियल बीम, है कि नहीं, रियल बीम का ये स्लोप निकल गया। तो बस इसको रख दिया जैसे हम करते आए हैं, थीटा बी आर बी इंटू एल, ये वाला सेक्शन हमने, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, तो आर बी इंटू एल ऐसे लिख दिया। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस का पी एल बाई थ्री इंटू यहाँ से ये कितने होगा, 2/3 L पे होगा, वो भी लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर डाला सर, मिल गया थीटा बी सर। थीटा बी की वैल्यू ये रख दी, इंटू L/3 रख दिया, प्लस जो कैंटिलीवर का इफेक्ट था वो रख दिया। देखो दोनों मिला के आ गए ना आंसर वही। तो ये मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया था ताकि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि सर आप मोहर और कॉन्जुगेट को इंस्टेंटली कैसे सेपरेट करके देखें कि कौन सा आपको लगाना है। सबसे अच्छा, सबसे पहली कोशिश करो ट्रिक बेस्ड, जितनी भी ट्रिक्स आपके आज तक 25 ईयर्स ऑफ ईएसई गेट और एसएससी जेई में आई है ना, वो सारी मैंने यहाँ कवर कर दी हैं। तो आपको बस वो क्वेश्चन याद रखने हैं, उनको 4-5 बार रिवाइज करो, क्वेश्चन को अपने रिवीजन में डालो, तो आपको याद हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसे कैंटिलीवर मिल जाए, कैंटिलीवर करना सॉरी, ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम मिल जाए, मैं वर्ड बोल रहा हूँ ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने नीचे सॉल्व किया ऑल्टरनेट ट्रिक लगा के, इसको अलग कर लो, उस पर कैंटिलीवर का इफेक्ट और प्लस यहाँ पे थीटा बी का इफेक्ट, वो निकाल के दोनों का ऐड कर दो, ये सबसे फास्टेस्ट वे है। अगर वो आपसे ना हो, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इस तरह की लोडिंग आ जाए कि आप वो नहीं कर पा रहे हो, देन गो फॉर कॉन्जुगेट बीम और मोहर्स मेथड। तो ये मेरा आई वुड से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि जिससे मैं आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर पाऊँ कि हमारा आंसर या किस तरीके से हमारे आंसर के ऊपर अप्रोच की जानी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स एट ज़ीरो, ज़ीरो किस पे होती है, ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट, ज़ीरो शेयर फोर्स, ज़ीरो स्लोप या शेयर फोर्स लोकेशन, ज़ीरो शेयर फोर्स लोकेशन एंड ऑल्सो एट ज़ीरो बेंडिंग। अरे ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट और ज़ीरो फोर्स लोकेशन तो एक साथ होती ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। स्लोप, हाँ स्लोप जहाँ पे ज़ीरो होगी वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली मैक्सिमम होता ही है, वहाँ तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा ही मैक्सिमम होता है। जैसे कि आप सिंपली सपोर्टेड ले लो, यहाँ पे यहीं तो हमारी स्लोप ज़ीरो, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होती है यहाँ पे, अगर आपने याद हो मैंने एक पार्ट लिया था क्वेश्चन का जिसमें मैंने एक सेपरेट पॉइंट पे लगाया था, यहाँ पे लोड लगाया था और बताया था अरे यार इसका शेयर फोर्स तो ऐसा ऐसा हो जाएगा और इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ ऐसा हो जाएगा, बट इसका डिफ्लेक्शन कर्व जो है मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगा जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगी वो नियर टू मिड पॉइंट होगा। तो हमारे लिए आंसर होना चाहिए ज़ीरो स्लोप, ना कि कोई ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट या ज़ीरो शेयर फोर्स, ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं एक और। अच्छा, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है और ये जो ग्राफ है या ये कहूँ ये दिया हुआ है, इसके अंदर एक ओवरहैंग कैंटिलीवर है, L/2 W लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड सी एट इज A टाइम्स द स्लोप ऑफ A, यहाँ पे जो A है ना ये है दोनों साइड ये A है क्वेश्चन के अंदर, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका कहना है कि आपकी जो भी डिफ्लेक्शन होगा सी पॉइंट का, ये एक तो ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है वो A टाइम्स दी स्लोप एट A होगा, बिल्कुल हम स्लोप एट A निकाल देंगे, इस दोनों को सिंपली सपोर्टेड मानो, वही आ गया, जो स्लोप यहाँ पे आएगी वही स्लोप तो इसकी होगी, ये तो बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेट रॉड की तरह यहाँ रोटेट करके सीधा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया A टाइम्स, तो हमने C का A टाइम्स करके यहाँ पॉइंट पता कर लिया, डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। द इलास्टिक कर्व ऑफ ओवरहैंग पोर्शन AC एंड BD इज स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू इलास्टिक कर्व एट A एंड B, बिल्कुल सही, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक ओवरहैंग का पोर्शन और कर्व का पोर्शन केवल नीचे इन दोनों लोडेड पोर्शन के बीच में होगा रिएक्शंस के। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ डिफ्लेक्शन क्या है, क्या ये असर्शन सही है, बिल्कुल रीज़न भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन हो गया A करेक्ट। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज़ किया, देखो मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताने के लिए चूज़ किया, कल को क्वेश्चन में यहाँ 10 किलो न्यूटन दे दे
और इसको 1 मीटर दे दें, इसको 0.5 मीटर दे दें, तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप सिंपली ये समझ के निकालोगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ कोई लोड नहीं है ओवरहैंग पोर्शन में, ओवरहैंग पोर्शन में लोड था तो उसको तोड़ो, उसका अलग से थीटा बी का इफेक्ट डालो और चेक कर लो। सो आई होप आई एम क्लियरिंग द अदर कंसेप्ट ऑल्सो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया है, ऐसी बीम जिन पर सिर्फ मूवमेंट लगा हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। अ बीम ऑफ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड टू मूवमेंट एम एज शोन। अब इसमें मूवमेंट एम जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज। द रोटेशन ऑफ एंड ए वर्क्स आउट टू बी, हमें ए का रोटेशन मांग लिया है इसने कि ए का रोटेशन क्या होगा। तो इसका अगर मैं तुक्का मार के भी अगर एक वो बनाऊं कि ये कैसे डिफ्लेक्ट हुई होगी, ये देखो इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है, ये इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है, जो ये यहाँ पे नीचे भी बनाई हुई है मैंने, इस तरीके से हुई होगी। तो उसने मेरे से मांग लिया है थीटा ए। अब इसके अंदर कोई टिप एंड ट्रिक नहीं है, सिंपल एक काम करो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ और सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले उसके लिए आर ए आर बी होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ, आर ए प्लस आर बी 0, समीशन ऑफ मोमेंट एट बी 0 करता हूँ, तो 0 आर ए प्लस एम, और एम क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में थे तो -2m/l, और आर भी पॉजिटिव का मिल गया। तो मुझे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था, एक्स पे पहुँच गया, वहाँ कह दिया आर ए इंटू एक्स, किसी भी एक्स पे देखता हूँ आ गया, प्लस का आर ए इंटू एक्स, और इसी डायरेक्शन में प्लस का एम, तो ये वैल्यू आ गई है हमारी। और एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू l/2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू l। आप रख के ये बेंडिंग मोमेंट बन गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय ई आई बना लो। अब आप चाहो तो कॉन्जुगेट से कर लो, चाहे उससे कर लो, ठीक है। मैं तो कॉन्जुगेट से करना ज़्यादा पसंद करता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं कॉन्जुगेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव को क्या था, लोडिंग डाउनवर्ड, लेक्चर में समझाया वही कर रहा हूँ, देखो ग्रीन से दिखा दिया लोडिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव मतलब लोडिंग अपवर्ड। अब यहाँ पे रिएक्शन बदल गया ना, आर ए डैश लिख दिया, आर बी डैश लिख दिया, यहाँ m/ei m/ei। मूवमेंट एट बी 0, अब ये बी कहाँ है हमारा, ये रहा। क्यों? क्योंकि है तो एंड ऑफ द डे ये सिंपली सपोर्टेड ही। मूवमेंट एट बी 0 कर देता हूँ, मेरे को आर ए डैश मिल जाएगा, आर ए डैश मिल गया। आर ए डैश का मतलब क्या है, शेयर फोर्स एट सेक्शन ए इन द कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम का जो शेयर फोर्स है वो रियल बीम की क्या है, थीटा है। तो बस निकाल दिया, यहाँ से सॉल्व कर दिया। इसका जो होगा ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू l/2 इंटू m/ei, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक तो इसका ये वाला पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो ये हो गया l/2 प्लस 2/3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ होगा ना इसका कहीं ना कहीं 2/3 टाइम्स ऑफ l/2, ये लेंथ l/2 है इसलिए। और इसका इफेक्ट यहाँ पे देख लेंगे सिमिलरली, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आर ए डैश निकल गया, आर ए डैश निकल गया, वही तो हमारा क्या है, थीटा है, थीटा आ गया ml/6ei। तो यहाँ पे ml/6ei कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, मोहर ले लो या कॉन्जुगेट ले लो, जो आपको सूट करता है उस मोमेंट पे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगेन मैंने मोहर इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि यार मेरे को एक ऐसा पोर्शन चाहिए जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो, क्योंकि मोहर में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक एक्स पोर्शन जाता है और एक्स पोर्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर 0 हुआ तभी तो मैं एब्सोल्यूट पता चलेगा, यहाँ तो रिलेटिव होता है, मोहर के अंदर क्या होता है, रिलेटिव, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ जनरली। और जहाँ क्लियर होता है वहाँ मोहर बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। What is the vertical displacement at point C of structure shown in figure below? ओके ये स्ट्रक्चर है, पॉइंट सी कहाँ, ये रहा। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं यार, या तो आप इसमें एक इमेजिनरी लोड ले लो, स्ट्रेन एनर्जी पूरे के लिख दो और उसको डिफरेंशिएट करके वो जो लोड था उसके रिस्पेक्ट में उस क्यू को 0 रख दो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो ट्रिक बेस्ड है वो देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सी पॉइंट का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो बी पॉइंट के वर्टिकल डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सोचो थोड़े से अकल लड़ा के कि जितना ये सी पॉइंट नीचे जाएगा उतना ही तो बी पॉइंट भी नीचे जाएगा। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अपन यही करते हैं, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, हमें पता चला क्या मूवमेंट है, क्या फोर्सेज है, मूवमेंट फोर्स यहाँ लगा दिए और डेल्टा बी मैंने ये लिख दिया। सिंपल। क्यों कैसे लिख दिया ये वाला तो आपको पता ही है सर, यहाँ मूवमेंट है पी ए का और इस पी ए की वजह से ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा,
सर एम एल स्क्वायर बाई 2EI शिफ्ट होगा, एम की वैल्यू क्या है सर, पी ए रख दी, एल की वैल्यू ये रख दी, 2EI ये रख दी, काम हो गया। लो सर ये वैल्यू निकल आई। तो कितना आसान हो गया अगर आप एक छोटी सी ट्रिक से इसको सॉल्व करते हो। वही ये सारी ट्रिक्स मैं आपको यही बता दूंगा, आपको मतलब सिंपल, आपको सिर्फ 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस को 2-3 बार देखना होगा, आप समझ लो आपको 100% क्वेश्चंस की सारी टाइप्स ऑफ ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर। आप तो बस इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो और फिर उसको अपनी कॉपीज़ में लिख लो। एक और क्वेश्चन है, अ स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस थ्रू विच द पॉइंट ए मूव्स टू ईच अदर। इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो पॉइंट ए है ऐसा वाला, ये एक दूसरे की तरफ कैसे मूव करेंगे। देखो अभी अभी मैंने बताया था यार, ये ओवरहैंग कैंटिलीवर पोर्शन, एक तो ये जो पोर्शन है बी ए का, ये कैंटिलीवर की तरह मूव करेगा, प्लस ये जो बी सी है ना, ये थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये देखो दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो थीटा बी का जो इफेक्ट है ना, यहाँ से हमको मिलेगा, ये थीटा बी का इफेक्ट जो मिलेगा हमको, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। यही तो करते हैं, टोटल डिफ्लेक्शन एट ए इज कैंटिलीवर इफेक्ट प्लस रोटेशन ऑफ जॉइंट। तो किसी भी एक पोर्शन को पकड़ता हूँ, कर देता हूँ, कैंटिलीवर इफेक्ट क्या होगा, पी, क्योंकि पी लग रहा था उस पर, एल क्यूब बाई 3EI रख देते हैं वैल्यूज़, लेंथ है भाई यहाँ पे 2A रख दिया, 3EI रख दिया, निकल के आ गया कैंटिलीवर इफेक्ट का इफेक्ट। और रोटेशन एट BC वो देख लेते हैं, मैंने BC पोर्शन लिया है, बी पोर्शन को लेता हूँ, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ इसका मैं। फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे पता लग गया यहाँ पे क्या मूवमेंट आ रहा है, फोर्स आ रहा है, वही मूवमेंट का अपोजिट का फोर्स और इफेक्ट यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा बी ऐसे आएगा, है कि नहीं है। तो ये थीटा बी जो यहाँ आएगा, जितना वो यहाँ घुमाएगा इतना वो इसको यहाँ पे भी घुमाएगा, सिंपल। तो उस लॉजिक से मैंने ml/EI रखा, वैल्यूज़ मिल गई। था कितना आसान हो गया। द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल पॉइंट, तो टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल पॉइंट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू, दोनों को ऐड कर दो, आंसर विल बी इन योर हैंड्स। तो आई होप आई मेड दिस थिंग क्लियर कि आप अब कभी कंफ्यूज ना हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये अब तक के सारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर है, द रिएक्शन एट बी इन द फिगर शोन इज। फिगर कैसा है, एक बीम ली, इसके ऊपर W पर यूनिट लेंथ का हमारा जो है लोड लग रहा है, यूडीएल लोड है, लेंथ एल है, ये कैपिटल लेंथ एल है, पॉइंट बी है, और ऑब्वियसली इस लोड की वजह से इसका इफेक्ट इस पॉइंट पे जाएगा और ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ये हो गया डेल्टा, ये पोर्शन भी हो गया डेल्टा, यानी कि इसको एक अच्छे फॉर्म में मैंने नीचे बनाया होगा ज़रूर। ये अगर आप सिर्फ इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो लॉजिकली, तो आपको मिल जाएगा यूडीएल और उसके नीचे एक रिएक्शन आर, और इस रिएक्शन आर को आपने सिंपली सपोर्टेड पे देख लिया। अगर आपने बी पॉइंट पे माना है कि डेल्टा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि ये जो बीम है पूरा सिस्टम है, ये बी पोर्शन का नीचे गया डेल्टा पूरे इफेक्ट के बाद, दोनों का मिला के यूडीएल और ये पॉइंट लोड मिला के डेल्टा, तो वही ये आर का इफेक्ट नीचे यहाँ जाएगा, वो भी डेल्टा होना चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ये दोनों बीम एक दूसरे से टच है, तो जितना नीचे डिफ्लेक्ट होगा ये सी डी, उतना ही तो ए बी भी नीचे डिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं है। तो उस कंसेप्ट को यूज़ करा, और मैंने अभी आपको बताया है पिछले न्यूमेरिकल लेक्चर और थ्योरेटिकल लेक्चर में ट्रिक कैसे यूज़ करनी है, बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आ गया यूडीएल, यूडीएल की वजह से नीचे, आर की वजह से ऊपर, दोनों प्लस माइनस में चले जाएंगे, यूज़ कर दिया, आई गॉट माई डेल्टा इस फॉर्म में। अब सी डी वाले पोर्शन में आ जाते हैं। सी डी वाले पोर्शन में जब मैं डिफ्लेक्शन निकालूंगा, दिस विल एक्ट एज सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ तो हमारा डायरेक्ट 48 EI वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रख दिया, दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वेट कर दी, हमें मिल गई रिएक्शन। देखा कितना ईजी हो जाता है अगर आप सारी ट्रिक्स को समझ जाएं। तो एक और क्वेश्चन है, द इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर सेटअप शोन इन फिगर EI is unity throughout the system। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसकी K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वो 48 यूनिट है, ये 0.5 और 0.5 है, इन पर स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, इस पर मैं कोई भी एक लोड लगाता हूँ, इमेजिन करता हूँ एक लोड लगाया मैंने, ये लोड लगाऊंगा तो नीचे डिफ्लेक्ट होगा डेल्टा AB, ठीक है।
और ये जो स्प्रिंग है ये कुछ ना कुछ तरीके से कंप्रेस होएगी, ठीक है, मैंने उसको डेल्टा ऑफ स्प्रिंग कह दिया। और उस स्प्रिंग का एक अपना इफेक्ट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसका रिएक्शन आर, तो इसका रिएक्शन आर और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, आर ऊपर से तो आर नीचे से, तो आर यहाँ नीचे चला गया, यानी कि इसका अपना एक डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा सी डी, स्प्रिंग का अपना एक डिफ्लेक्शन है डेल्टा ऑफ स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दिया, और ए बी का अपना डिफ्लेक्शन है डेल्टा ए बी। अब इस टाइप की सिचुएशन को मैंने कैसे बोला था आपको देखने को, मैंने बोला था पी माइनस आर की फॉर्म में देख लो, सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विद पी माइनस आर लोड, तो पी माइनस आर 2 क्यूब बाई 48 EI, ये क्या हो गया डेल्टा ए बी, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा सी डी आर इंटू 1 क्यूब 0.5 1 हो गया ना 48 EI, बिल्कुल। अब हम ये तो कह ही सकते हैं कि डेल्टा सी डी जो पहुंचेगा वो क्या है, डेल्टा ए बी सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कुछ उसका पोर्शन स्प्रिंग में चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैंने स्प्रिंग का पोर्शन कम कर दिया, या यूँ कहूँ डेल्टा ऑफ स्प्रिंग प्लस डेल्टा ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ मेन अपर पोर्शन, यही तो बात है, यही आपकी मेन इक्वेशन है यहाँ पे। इसको आराम से सोचना, देखो कैसे ए बी में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन अब नीचे जा रहा है, उस डिफ्लेक्शन को किस किस फॉर्म में देखने को मिला, कुछ थोड़ा सा स्प्रिंग डिफ्लेक्ट कर गई और थोड़ा सा बीम डिफ्लेक्ट कर गई, तो इसीलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। इस तरीके से मेरे को स्प्रिंग का मिल गया, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ रख दी, स्प्रिंग का डेल्टा स्प्रिंग का वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट, वो रख दिया, ये 48 है, इसको इक्वेट कर देते हैं 48 से, सॉल्व कर देंगे, हमें रिएक्शन की वैल्यू मिल गई 4/5 पी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेटअप शोन बिलो। इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का ये मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा होगा, ये कहना चाह रहा है कि आपने जो ये लोड P लगाया है ना भाई, यहाँ पे ये सिंपल ये ऊपर वाले पोर्शन में जो P लगाया है, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर हम इसको ये पूरा सिस्टम हटा के पूरा बस एक ही स्प्रिंग से इक्वेट कर दें, तो वो स्प्रिंग की वैल्यू क्या होगी, तो वो स्प्रिंग की वैल्यू क्या होगी, के इक्वलेंट इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी की वैल्यू तो हमें पता है P माइनस आर बाई 2 की 48, EI की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ 1 रख दिया, P माइनस आर की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आई गॉट 30 यूनिट्स। तो ये चाह रहा था कि आप इस पूरे सिस्टम को ये स्प्रिंग प्लस डिफ्लेक्शन पॉइंट को हटा के एक ही स्प्रिंग से बदल दो, तो आपकी वैल्यू क्या होगी उस स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो बताओ। तो आई होप मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। मैंने बहुत ही मतलब टाइम देता हूँ मैं जब ये न्यूमेरिकल स्पेशली मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लेक्चर में बहुत टाइम देता हूँ, उसमें मैं जब उसकी कहते हैं कंटेंट डेवलप करता हूँ तो मैं ये सोच के करता हूँ आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ कैसे मिले। तो जब आप इस पूरे लेक्चर को देखते हो ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन, सो कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, तभी आप इन इक्वेशंस को क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। सो हर एक टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उनकी क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। वेल, दिस इज़ all from the deflection of beam and strength of material. I have completed one subject now. अब आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, आपकी ड्यूटी सिर्फ एक होनी चाहिए कि आप है ना अब रोज़ाना की रोज़ाना जो लेक्चर हैं उनको जितना भी हो सके 3 बार उनको रिवाइज़ करें। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हमारा उसको कम से कम 3 बार रिवाइज़ करें, न्यूमेरिकल अपने हाथ से 1 बार करें, और उसके बाद आप 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पे आएँ। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो 3 बार हमें कम से कम जो आप थियोरेटिकल लेक्चर होता है उसको 3 बार कम से कम देखा करो। मैंने पढ़ाया, आपने जो मैंने वर्ड लिखे हैं वहाँ पे जो मैं चीज़ें बोलता हूँ, एक एक चीज़ लिखो अच्छे से, उसको 3 बार रिवाइज़ करो। इसके बाद देखो मेरा न्यूमेरिकल लेक्चर 1+1। ये 1+1 का मतलब क्या है, जब मैं पहली बार सॉल्व करना सिखाता हूँ ना, उसको तुम वर्ड टू वर्ड लिख के पॉज करके एक बार पहले खुद से देखो, पहले खुद से पूरा देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, फिर पॉज करके या आप पूरा लेक्चर देखने के बाद खुद वर्ड टू वर्ड खुद सॉल्व करो, और फिर उसके बाद एक और बार उसको क्विकली बिना पेन उठाए
जिसे कहते हैं ना कंसेप्चुअली सॉल्व कर, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे कंसेप्ट होना चाहिए, इस क्वेश्चन का ये कंसेप्ट होना चाहिए। जब आप ये दोनों काम कर लो 3+2 यानी कि 5, जो मैंने वर्क बोले हैं 5 स्टेप्स बोले हैं, 5 पॉइंट रिविजन बोलता हूँ मैं इनको, ये कर लो तब आप 25 ईयर्स ऑफ उठाओ, सीधे एसएससी जेई का उठाओ, अब आप गेट उठाओ और आप ईएससी उठा लो। अगर आपने ये जो मैंने बोला ये पैटर्न फॉलो किया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको रोक सके आपका, क्योंकि सारा 99.99% वर्क यहाँ पे हो चुका होता है 25 ईयर्स का, ये तीनों में घुसने से पहले, और आपने ये तीनों भी कर दिए इसके साथ जो मैंने कहा है, बस यू आर डन। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट में। So I'm requesting you guys follow this concept and I'm 100% sure you will never ever fail in this subject. बस उसके बाद ये होता है जब आप नया सब्जेक्ट पढ़ें तो आप पुराने सब्जेक्ट को बस रिवीजन में रख लें। जैसे कि रोजाना आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप 5 घंटे पढ़ें प्लस हाफ एन आवर जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करें, प्लस हाफ एन आवर जो ओल्ड सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करते रहें। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, अपन जैसे अब सपोज करो हाईवे कर रहे हैं, अब हाईवे आप रोज पढ़ रहे हो कर रहे हो, तो आज क्या पढ़ा उसका आज का रिवीजन शॉर्ट में, अरे इसका कंसेप्ट ये था, हाँ इसका फॉर्मूला ये सारा हो गया। और जो पुराना एक सब्जेक्ट है अपने साथ चला के रखो, उसको एक चला के रखो, उसको देखते रहो। आज हमने डिफ्लेक्शन पढ़ बीम पढ़ लिया, कल हमने कॉलम पढ़ लिया, परसों हमने पढ़ लिया, मतलब आधे आधे घंटे का रोज हमेशा रिवीजन डाल के रखो एक पुराने सब्जेक्ट का, इससे वो रिवाइज होता रहता है और नया सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा होता है। वैसे इससे और भी अच्छी तुम बेटर अप्रोच चाहते हो कि तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग बने, तो आप 6 को भले इसे ऐसे तोड़ सकते हो, 4.5 प्लस ये रहा 0.5 एंड 1, मतलब कि 4.5 घंटे, 6 घंटे पढ़ते हो तो 4.5 घंटे तो नया पढ़ो, 1 घंटा उसको पूरा रिवाइज करो जो 4.5 घंटे में पढ़ा है। और इसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो हाफ प्लस हाफ में, ठीक है। इसमें कैसे, जो आज पढ़ा है उसको आधे घंटे में रिवाइज करो, और हाईवे का ही जो तुमने कल पढ़ा था और परसों पढ़ा था वो तुमने यहाँ रिवाइज कर लिया। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को तुमने आधा घंटा यहाँ पर रिवीजन में चलने दिया। ये तरीका होता है जीतने का कि जो तुम्हारा पुराना है वो और स्ट्रांग होता रहे और जो नया है वो रोजाना की रोजाना ऐड होता रहे। तो जब आप स्टार्ट करते हो 5 हाफ प्लस हाफ कर सकते हो, बट आप जब काफ़ी आगे चले जाते हो कि हाईवे के भी आप 5-6 चैप्टर कर चुके हो, देन फॉलो दिस स्ट्रेटजी। तब आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। स्टार्टिंग आप ऐसे करते हो और एंड आते आते आप इस स्ट्रेटजी पे उतर जाते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड गिव यू फ्रॉम माई साइड, एंड बिफोर signing off, I request you people to subscribe this channel, suggest it to your friends, to your juniors, and to the people who are really working hard for the competitive exam. और कोई अगर कमी लगती है give us the feedback, मैं उसमें ज़रूर रिप्लाई करूँगा, काम करूँगा, हेल्प करूँगा। and thank you very much. God bless you all.